नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक डिजीज़ पे हम बात करेंगे। इसको कहा जाता है ब्रोंकियल अस्थमा। देखिए, ब्रोंकियल अस्थमा एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है और आपने सुना होगा कि इसको दमा भी कहा जाता है। तो दमा का अर्थ ये समझ लीजिए कि जो हमारे पुराने लोग हैं वो ये कहते हैं कि जिस बीमारी में दम निकल जाए वो दमा है। So the bronchial asthma, and when the people talk about bronchial asthma, they are really talking about the asthma, a chronic inflammatory disease of airways that causes periodic attacks of cough, wheezing, shortness of breath and chest tightness. तो जब भी लोग बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में तो नॉर्मली वो अस्थमा के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा कफ होता है, वीजिंग होता है और ब्रेथ उनका शॉर्ट हो जाता है और चेस्ट में काफ़ी टाइटनेस, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है उनको। ठीक है, तो ब्रोंकियल अस्थमा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक जो है, नॉर्मली कॉमन बात कर रहे हैं हम पहले। सो allergies are strongly linked to the asthma and to other respiratory diseases such as chronic sinusitis, middle ear infection and nasal polyps. Now, most interestingly, a recent analysis of people with asthma showed that those who had both allergies and asthma were much more likely to have nighttime awakening due to asthma. They miss their work because of bronchial asthma and require more powerful medications to control their symptoms. तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जिनको भी ब्रोंकियल अस्थमा होता है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको रात में वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है सोने में, क्योंकि जब भी वो सोने जाते हैं whenever they go for sleep there is a episode of cough. तो अस्थमा is associated with the mast cells, eosinophils and T lymphocytes. Mast cells are allergy causing cells and that release chemicals like histamine. Histamine is the substance that causes nasal stuffiness and dripping in a cold or hay fever, constriction of airways in asthma and itchy areas in the skin allergy. तो हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो नाक को बंद कर देता है और एयरवेज जो आपके हैं, लंग्स के अंदर जो एयरवेज हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, तो उसमें से ठीक से सांस आ नहीं सकती, जा नहीं सकती और स्किन एलर्जी कॉज करता है। ईस्नोफिल्स आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स associated with allergic disease. Now, T lymphocytes are also white blood cells associated with the allergy and the inflammations. तो ये तीन चीज़ें जो हैं अस्थमा में देखी जाती हैं, खासकर इन्वॉल्वमेंट इनका रहता है मास्ट सेल्स, eosinophils and T lymphocytes. Now, these cells along with the other inflammatory cells, ये तीन सेल्स जो हैं along with the other inflammatory cells are involved in the development of airway inflammation in the asthma. तो जो आपका एयर पैसेज है, पूरा लंग्स का जो एरिया है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, उसके अंदर सूजन आ जाती है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है और ये सारे सेल्स मिलके वो कॉज करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, आपका एयरवे जो होगा वो हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस उसमें आ जाता है, बहुत ही थोड़ा सा
अगर ये सारी चीज़ें हों तो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए सूजन ज़्यादा हो सकती है। एयर फ्लो लिमिटेशंस, क्योंकि सूजन होगी तो लिमिटेशन होगा, बहुत ज़्यादा एयर का पैसेज नहीं हो पाएगा। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड क्रॉनिक डिजीजेस इन सर्टेन इंडिविजुअल्स, द इन्फ्लेमेशन रिजल्ट्स इन द फीलिंग ऑफ चेस्ट टाइटनेस एंड ब्रेथलेसनेस। तो इन कुछ कंडीशंस में भी देखा गया कि सांस फूलना यानी कि ब्रेथलेसनेस, या छाती बहुत ही ज़्यादा टाइट फील होना। तो ये, और नॉर्मली ये जब रात में होता है तो इसको नॉक्टर्नल अस्थमा कहा जाता है, या फिर ये अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज कर लें तो भी हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन द एयर हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ। अब ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं, इनका कारण क्या है? तो ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रिगर करने के कारण क्या है, क्यों होता है? जैसे ये तो इंटरनल मैकेनिज्म है कि ये मास्ट सेल्स हुए, टी लिम्फोसाइट्स हुआ या इस्नोफिल्स हुआ, इनमें चेंजेस आते हैं, बट उनको वो फोर्स क्या कर रहा है, मतलब व्हाट आर द, ये समझ सकते हैं कि कॉजेस एक तरह से समझ सकते हैं। तो ब्रोंकियल अस्थमा ट्रिगर्स में इंक्लूड, क्यों होता है, स्मोकिंग एंड सेकेंड हैंड स्मोक। एक तो एक्टिव स्मोकिंग है या फिर पैसिव स्मोकिंग है, ये ट्रिगर कर सकता है ब्रोंकियल अस्थमा को बढ़ाने में। इन्फेक्शन सच एज कोल्ड, फ्लू एंड निमोनिया, अगर किसी को सर्दी खांसी है, सर्दी खांसी बुखार है, वायरल फीवर है या निमोनिया है, तो ये उन सेल्स को ट्रिगर कर सकता है सूजन के लिए, और वो ब्रोंकियल अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। एलर्जेंस सच एज फूड, पॉलेंस, मोल्ड, डस्ट, माइट्स एंड पेट डैंडर, तो ये अलग अलग एलर्जेंस हैं जिससे एलर्जी हो सकती है और जिसके चलते ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। एक्सरसाइज, कई बार लोगों को एक्सरसाइज करने के बाद भी ब्रेथलेसनेस हो सकता है और फिर अंदर का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके चलते उनको अस्थमा हो सकता है। एयर पोल्यूशन एंड टॉक्सिन्स, अगर वायु प्रदूषण है या टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है जहाँ पर आप हैं, तो भी आपको ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। जैसे माइंस वगैरह है, कोल माइंस है, या फिर कोई भी माइंस जहाँ पे डस्ट एलर्जी वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो वहाँ पर भी वो ब्रोंकियल अस्थमा को बढ़ा सकते हैं बहुत ज़्यादा। वेदर, स्पेशली एक्सट्रीम चेंजेस इन टेम्परेचर, तो वेदर चेंजेस, आपने काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि जब भी गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी मौसम बदलता है तो आप बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी होती है, कई लोगों को अस्थमा के अटैक्स भी आते हैं। So weather changes also can happen when there is a extreme weather changes. Now drugs such as aspirin and beta blockers, ये भी कई बार आपको उस कंडीशन में ला सकते हैं। फूड एडिटिव्स सच एज MSG, तो MSG नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है चाइनीज़ फूड वगैरह में, इसको आपने देखा होगा, तो ये फूड एडिटिव्स भी आपको ब्रोंकियल अस्थमा को स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, बट इफ़ यू आर इमोशनली डिस्टर्ब, अगर इमोशनल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, तो भी ये चीज़ें आपको बिल्कुल इफेक्ट करेंगी। और तब आपको ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी पड़ेगा क्योंकि अगर आपने अपने इमोशनल सिस्टम को बैलेंस नहीं रखा, देन देयर इज अ चांस ऑफ इमोशनल आउटब्रेक ऑल्सो। एट द सेम टाइम आपका अस्थमा भी एक्टिवेट और ज़्यादा हो सकता है। दूसरा है तो बड़ा ही सिंपल, सिंगिंग। कई सिंगर्स को देखा गया है कि अगर वो बहुत ज़्यादा सिंगिंग करते हैं और ठीक से प्रैक्टिसेस करने के बाद अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज ना किया जाए तो वो ट्रिगर कर सकता है, बढ़ा सकता है। बहुत ज़्यादा हंसने से, बहुत ज़्यादा रोने से भी कई बार अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है। परफ्यूम्स एंड फ्रैग्रेंस, कई बार कुछ ऐसे स्मेल है, परफ्यूम है या फ्रैग्रेंस है, कोई ऐसी सुगंध है जिसके चलते आप एलर्जिक हो और वो आपको एलर्जिक अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। एसिड रिफ्लक्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो भी आपको वो ट्रिगर कर सकता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। तो हमें अब पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके चलते ब्रोंकियल अस्थमा ट्रिगर हो सकता है, तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है। अब व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा?
ब्रोंकियल अस्थमा का साइंस और सिम्टम्स क्या है। So with bronchial asthma, you may have one or more of the following signs and symptoms. The first is shortness of breath. आपकी सांस फूलेगी और सांस खुल के आप नहीं ले पाएंगे. Shortness of breath will be there. Tightness of chest, you'll have चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर टाइटनेस लगेगा क्योंकि आप ठीक से इनहेल और एक्सेल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं. वीजिंग होगा, साउंड आएगा, आप अपनी आवाज अंदर से सुन पाएंगे. एक्सेसिव कफ और कफ दैट कीप्स यू अवेक एट द नाइट. बहुत ज्यादा कफ निकलेगा और वो कफ कई बार ऐसा होगा कि आप रात में भी सोएंगे तो वो कफ आपको रात भर जगा के रखेगा. देखिए, ये तो कुछ सिम्टम्स हैं अस्थमा के. अब डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? डायग्नोसिंग द ब्रोंकियल अस्थमा, बिकॉज ब्रोंकियल अस्थमा सिम्टम्स डोंट ऑलवेज हैपन ड्यूरिंग द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. जब आप जाते हैं तो उस समय नहीं रहता. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिस्क्राइब your or your child's asthma signs and symptoms to the health care provider. You might also notice when the symptoms occur, such as during exercise or with the cold or smell smoke asthma. Test may include क्या क्या हो सकता है? Spirometry, a lung function test to measure breathing capacity and how well you breathe. You will breathe into a device called spirometer. तो spirometry से आपके लंग्स की कैपेसिटी पता की जा सकती है. फिर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, इसको चेक किया जा सकता है यूजिंग डिवाइस कॉल्ड पीक फ्लो मीटर. यू फोर्सफुली एक्सेल इनटू ए ट्यूब टू मेजर द फोर्स ऑफ एयर यू कैन एक्सपेंड आउट ऑफ योर लंग्स. मतलब कि आपको एक ट्यूब, एक पीक फ्लो मीटर दिया जाएगा जिसके अंदर आपको ब्लो करना पड़ेगा, फूंकना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से रीडिंग देखना पड़ेगा. चेस्ट एक्सरे देखेंगे. योर डॉक्टर में डू द चेस्ट एक्सरे टू रूल आउट एनी अदर डिजीज दैट में कॉज सिमिलर सिम्टम्स. तो चेस्ट एक्सरे में भी आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगे. नाउ ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट पार्ट. तो ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट पार्ट जब भी हम बात करते हैं, सो द फर्स्ट पार्ट व्हाट वी टॉक इज इंटीग्रेटेड अप्रोच. नाउ इंटीग्रेटेड अप्रोच व्हेन यू टॉक, तो यहां पर हम 4 लेवल्स पे ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करते हैं. The first level is your physical body, definitely, क्योंकि आप फिजिकली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं. सो फिजिकल बॉडी में ही ज़्यादा सिम्टम्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो फिजिकल बॉडी पे योगा और नेचुरोपैथी में हम किस तरह से ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीटमेंट देते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज फिजिकल बॉडी या अनुमेय कोश लेवल पे सम इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स. इसमें पहला है हॉट फुट बाथ, जो मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी आपको बताया है कि हॉट फुट बाथ का इंपॉर्टेंस क्या है. सो अगर आप रेगुलरली हॉट फुट बाथ लेते हैं एक प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में, तो ये आपको ब्रोंकियल अस्थमा में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. देन पार्शियल मसाज टू बैक एंड योर चेस्ट. बैक और चेस्ट में पार्शियल मसाज, कोल्ड चेस्ट पैक और न्यूट्रल चेस्ट पैक, फुल बेडशीट एंड योर डाइट. इसके साथ में स्टीम बाथ, फेशियल स्टीम, ये सारी चीजें लेंगे तो आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा. सॉल्ट वाटर गार्गलिंग आल्सो विल हेल्प यू अलॉट टू फाइट द अस्थमेटिक कंडीशन. अब आते हैं, ये तो हो गया नेचुरोपैथी का पार्ट, ठीक है. डाइट में हमको ज्यादा से ज्यादा क्या लेना है? डाइट में वी हैव टू टेक द बेस्ट थिंग इज गो फॉर द फास्टिंग. क्योंकि अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी मॉर्बिड मैटर है, वो आप इजीली एक्सपेल कर पाएंगे. व्हेन यू एक्सपेल दिस मॉर्बिड मैटर, आपका बॉडी अच्छे से हील कर पाएगा. आपकी बॉडी में लंग्स में जो भी इम्प्यूरिटीज हैं उसको इजीली एक्सपेल कर पाएगा. एंड देन द इम्यून सिस्टम विल बूस्ट अप और इजीली आप इससे बाहर निकल पाएंगे. इसके साथ में इवन एक्यूपंक्चर विल बी वेरी इफेक्टिव, एक्यूप्रेशर विल बी वेरी इफेक्टिव. नाउ वी टॉक अबाउट द योगिक थेरेपी अलोंग विद द, अब तो ये नेचुरोपैथी का पार्ट हो गया. योगा थेरेपी. योगा थेरेपी में फिजिकल आसनास, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्योंकि अस्थमा है, कफ कोल्ड होगा, तो व्हाट वी विल डू इज विल गो फॉर कुंजल. षटकर्मों में कुंजल हम करेंगे. कुंजल करेंगे सलाइन वाटर पानी पीकर
और उसके बाद उल्टी करेंगे उसको। देन नेति, जल नेति, सूत्र नेति, एंड देन कपालभाति क्रिया। रिमेंबर, कपालभाति इज नॉट ए प्राणायाम, and this I have proved many times. It is not a pranayam, it is a kriya. It comes under cleansing process. तो ये सारी चीज़ें क्लेंजिंग जब आप करेंगे तो इसमें ही आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा नॉर्मली। बट इसके साथ साथ, बिकॉज दिस इज योर फिजिकल बॉडी, इसको आप क्लेंस कर रहे हैं, इसमें आप भुजंगासन सीरीज के आसन कीजिए, ऐसे आसन कीजिए जिसमें आपका चेस्ट एक्सपैंड होता हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। गो फॉर द सिंपल एक्सरसाइजेस, सिंपल आसनास, योगिक थेरेपी के ऐसे आसन जिसमें चेस्ट एक्सपैंड होता हो, ताकि आपका चेस्ट एक्सपैंड होगा तो आपका कफ इजीली निकल पाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट इज प्राणिक बॉडी। जब आपको हील करना है, बिकॉज आपके लंग से रिलेटेड है डायरेक्टली, तो वहाँ पर आपको इसमें एक और चीज़ मैं भूल गया, वो ये है कि योगिक चेयर ब्रीदिंग। योगिक चेयर ब्रीदिंग विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। सो लर्न फ्रॉम समवन, सम मेडिकल प्रोफेशनल, किसी भी BNYS ग्रेजुएट से आप बात करके उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। एंड योगिक चेयर ब्रीदिंग भी इसमें बहुत इफेक्टिव है, अकेला ही काफ़ी है। देन गो फॉर द प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका, अगर आप कर सकें प्रॉपर सुपरविजन में, सूर्य भेदन, बिकॉज इट इंक्रीजेज द हीट। तो ये कुछ ऐसे प्राणायाम हैं विच विल हेल्प यू इन ब्रोंकियल अस्थमा। देन जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द कंडीशंस टुडे इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। आपको टेंशन ज़्यादा बढ़ रही है, आप काम कर रहे हैं, आपकी नौकरी चली गई, कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में यू हैव द स्ट्रेस एंड ये अटैक हो सकता है। तो इसलिए गो फॉर योग निद्रा, गो फॉर ओमकार मेडिटेशन, गो फॉर चक्र मेडिटेशन, एनी मेडिटेशन फॉर्म, एंड देन इन्वॉल्व योरसेल्फ इन लेक्चर्स, कंस्ट्रक्टिव लेक्चर्स, योर हेल्थ लेक्चर्स। तो इस तरीके से एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर फिजिकल, प्राणिक, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल्स पे आपको अपने आप को ट्रीट करना है। देन यू कैन इजीली कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम। नाउ ब्रोंकियल अस्थमा में एक क्वेश्चन आता है कि ये क्यूरेबल है या नहीं है, ये जड़ से जा सकता है या नहीं जा सकता है। देखिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जा सकता है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर पर्सनल शेयर करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बट यस, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ब्रोंकियल अस्थमा, इफ़ यू प्रैक्टिस योगा एंड नेचुरोपैथी प्रॉपरली विद द डाइट, पूरी तरह से जड़ से जा सकता है, प्रोवाइडेड you yourself want to leave the medications. I am not against the medications. मैं medications के दवाइयों के against नहीं हूँ, because whenever there is an emergency you have to take it. But if you don't want the long term use of medicines, go for naturopathy and yoga, क्योंकि इसका कोई side effect नहीं है, it can heal you properly, totally. So जैसा मैंने आपको बताया कि आसनास, षटकर्मास, प्राणायाम, मेडिटेशन, एंड along with that go for naturopathy with the diet, preferably if you are going for the fasting. So fasting, go for the lemon juice with honey, best. और इस पे आप 10 से 15 दिन पूरा एक प्रॉपर प्रोग्राम बना के कीजिए, go to the center and take the treatment. आपको बहुत फर्क पड़ेगा, एंड उस चीज़ को देन ट्राई टू प्रैक्टिस एट द होम। आपको घर पे भी उस चीज़ को करना पड़ेगा, क्योंकि घर पे आप नहीं करेंगे तो फिर इसका फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आज हमने जो बात किया है ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में बात किया। ब्रोंकियल अस्थमा कैन बी करेक्टेड, कैन बी मेंटेन, कैन बी, यू कैन से इवन अरेस्टेड ऑल्सो, क्योंकि अगर आप इसको ठीक से प्रैक्टिस करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, सही डाइट रखते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इफ़ यू आर अंडर द मेडिकेशंस, आप उनको धीरे धीरे टेपर करते करते यू कैन कम टू योर नेचुरल इम्यूनिटी। इम्प्रूव कीजिए, प्रैक्टिसेस कीजिए योगिक थेरेपी, एंड देन विथ योगिक थेरेपी एंड सर्टन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स आप उसको मेंटेन करके आगे चल सकते हैं, और आगे फिर कभी वो सिम्टम्स रिलैप्स भी नहीं होते। तो दिस इज अबाउट द ब्रोंकियल अस्थमा। अगर आपको आज के वीडियो पे कोई भी डाउट होता है,
कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्रोंकियल अस्थमा, हाउ टू ट्रीट इट, कैसे करना है, क्या करना है। बिकॉज ब्रोंकियल अस्थमा बहुत लोगों को है, जहाँ भी पोल्यूशन है, जहाँ भी इस तरह का एलर्जिक कंडीशंस है, वहाँ पर ब्रोंकियल अस्थमा है लोगों को, बट उनको पता नहीं कि कैसे उसको ट्रीट करना है। सो दिस इज द वीडियो फॉर यू। आप इसको देखिए, समझिए, और आपको जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, वी आर देयर टू हेल्प यू। तब तक के लिए नमस्कार।